Hello everyone, how are you people? So let us start with the 13th chapter, that is North America. So just wait for a while, तब तक मैं आपका PPT अपलोड कर देता हूँ इसमें. Okay. So I think now this PPT is visible and let me just choose a highlighter pen so that आपको visible रहेगा कि मैं कौन सी place पर read out कर रहा हूँ. Okay. Highlighter in color should be yellow. Okay. सो हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि नॉर्थ अमेरिका के क्या फीचर्स हैं. इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका कहाँ लोकेटेड है वर्ल्ड में, उसका एक्सपांशन कितना है, उसका सरफेस क्या है, उसके जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, उसका क्लाइमेट कैसा है और उसका वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसा है. इन 5 चीज़ों पे हमारा बेसिक फोकस रहेगा. ओके. सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका लोकेशन क्या है. लोकेशन एंड एक्सपांशन. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. तो अभी आप लोग देखिए कि हमारा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा है एशिया. ये रहा हमारा एशिया. ये हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट इज अफ्रीका. एंड उसके बाद आता है थर्ड. थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. अब इसके बारे में हमने देख लिया कि ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. अब इसका एक्सटेंट क्या है वो देखते हैं. ये नॉर्थ साउथ में कहाँ सिचुएटेड है, इसको देखते हैं एक मिनट. हम्म तो अगर हम इसको डिवाइड करें, ये हमारे मैप को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं. एक तो ये हमारा नॉर्थ साउथ हो गया, इसके नीचे साउथ है, इसके ऊपर नॉर्थ है. वैसे ही ये सेंटर लाइन से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आपको वेस्ट मिलेगा और इस लाइन के इधर आपको ईस्ट मिलेगा. ठीक है. तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न पोर्शन है, अगर ये ईस्ट है और ये अगर ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है वो नॉर्थ और वेस्ट में लाई करता है. ठीक है. तो इसके हम जोग्राफिकल एक्सटेंट देखते हैं. इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स और 20 डिग्री वेस्ट एंड 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स. अब इसमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या है. 10 डिग्री आप देखिए कहाँ से शुरू होता है. 10 डिग्री आप देखेंगे तो शुरू होता है ये लैटिट्यूड, यहाँ इसको लैटिट्यूड्स कहते हैं. ये एक के ऊपर एक आप जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं. ओके. एंड इन्हीं वर्टिकल लाइंस पे अगर मैं यू ड्रॉ कर दूं 1 2 3 4, तो ये आपके कहलाएंगे लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. अमेरिका का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है. अमेरिका यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिचुएटेड है, नॉर्थ अमेरिका. दिस लाइन इज 20 डिग्री वेस्ट. यहाँ पे आपको मिलेगा 20 डिग्री वेस्ट और इस एंड पे आपको मिलेगा 170 डिग्री वेस्ट. सिमिलरली आप अगर इसको यहाँ जहाँ से ये शुरू हो रहा है लैटिट्यूडनली, यहाँ से अगर आप देखें तो ये है आपका 10 डिग्री नॉर्थ. और ये जहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ टॉप पर आप देखेंगे ये आइलैंड नेशन जो है ये यहाँ तक नॉर्थ अमेरिका है. तो ये आपका कितना है, ये है 80 डिग्री नॉर्थ. अमेरिका का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 20 डिग्री वेस्ट से लेकर के 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड. अब इसका आप एरिया देखिए, एरिया क्या लिखा है. एरिया है इसका 2 करोड़ 49 लाख किलोमीटर स्क्वायर. ये एक ट्राइंगल के रूप में दिखता है, आप इसको देख सकते हैं. ये देखिए अगर मैं इसको ये ड्रॉ करता हूँ लाइन वाइज 1 2 एंड 3, तो ये एक ट्राइंगल हो गया. एक इन्वर्टेड ट्राइंगल के रूप में आपको ये दिख रहा है नीचे की तरफ. ठीक है. तो ये एक ट्राइंगल की तरह दिखता है और इसका आप एक्सटेंट देखिए कितना है. तो अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ देखें तो इसका लेंथ है 7200 किलोमीटर. और अगर हम इसको ईस्ट से वेस्ट तक देखेंगे तो ये कितना है, ये है 6400 किलोमीटर वाइड.
फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ में 70 to 100 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, नॉर्थ अमेरिका कैसे डिस्कवर हुआ, इसकी एक हिस्ट्री है। सो अब हम इसमें देखते हैं, इन्होंने जो हिस्ट्री मेंशन की है कि यूरोपियन सेलर कोलंबस ने एक इंडिया के लिए रूट ढूंढना जब शुरू किया, सी रूट टू इंडिया, तब वह वेस्टर्न साइड पे पहुंच गया, जो उसको लगा एक आइलैंड पे पहुंचने के बाद कि ये इंडिया आ गया है, पर वो इंडिया आया नहीं था। एक्चुअली वो यहाँ पे वेस्टर्न आइलैंड्स जो है, जिसको हम अभी वेस्ट इंडीज कहते हैं, क्रिकेट में एक टीम है वेस्ट इंडीज की, उस जगह पे वो पहुंच गया। जब उसके आगे उस आइलैंड से उसने रिकवरी कंटिन्यू रखी, तो वो एक न्यू लैंड पे पहुंचा, जो वो अमेरिका के टिप पे यहाँ पर पहुंच गया था। तो उसने उस जगह का नाम रखा द न्यू वर्ल्ड इन 1492। कौन से साल में पहुंचा था वो? 1492 में पहुंचा था। तो कोलंबस ने इस जगह का नाम रख दिया न्यू वर्ल्ड, और इसको बाद में कहने लगे हम लोग नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को आप कंफ्यूज मत करना अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है, इसमें नॉर्थ अमेरिका में ये पूरा जो है ये सारा कुछ नॉर्थ अमेरिका है। ओके, इसमें ऊपर का पार्ट जो आपको पिंक में दिख रहा है ये कनाडा है, ये जो ग्रीन में दो पार्ट्स दिख रहे हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे आपको जो ये नीचे दिख रहा है एरो की तरफ ये मेक्सिको है, और यहाँ पे आपको काफी सारी छोटी छोटी कंट्रीज दिख रही होंगी। अब इसके बारे में बताया गया है कि नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या इसकी बॉर्डर्स हैं। तो इन द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज आर्कटिक ओशन, तो यहाँ पे आपको ये मार्क किया हुआ दिख रहा है, ये आर्कटिक ओशन है जो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में है। इसके बाद लिखा है द एटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, तो एटलांटिक ओशन आपको कहाँ दिखता है? ईस्ट में। ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा, इसके ईस्टर्न साइड पे आपको ये दिख रहा है एटलांटिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, मतलब ये आपको वेस्टर्न कोस्ट जो है इस पे पूरे पे आपको दिखता है पैसिफिक ओशन। ठीक है, और आपको साउथ में मिलता है क्या? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका ये यहाँ पर खत्म हो रहा है 10 डिग्री पर, इसके नीचे आपको दिख जाता है कि यहाँ से साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है। यहाँ एक छोटा सा पैसेज है जिसको आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस पैसेज को हम कहते हैं पनामा कैनाल, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड का बहुत बड़ा सोर्स है। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, विच आर द टू बिग नेशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इस टू बिग नेशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका का आप सोच के बताइए क्या होगा आंसर। दैट इज वेरी इजी टू गेस, दैट इज हमारे दो बिग नेशंस कौन से हैं? एक तो कनाडा हो गया और एक हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। अब अगली चीज हम पढ़ते हैं कि इसके लैंड सरफेस कैसे हैं। लैंड सरफेस में आप देखिए अमेरिका को तीन मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, दूसरा है ईस्टर्न हाईलैंड्स, और तीसरा है सेंट्रल लोलैंड्स। ठीक है, अब वेस्टर्न कॉर्डिलेरास एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो है वो एक वास्ट माउंटेनस रेंज है। उस रेंज को मान लीजिए कि ये एक माउंटेन रेंज है, इस पे ये माउंटेन्स हैं। ओके, सो इन वेस्टर्न कॉर्डिलेरास को ये शुरू होते हैं अमेरिका के नॉर्थ से लेकर के और उसके साउथ में आते हैं, वहां तक ये कंटिन्यूस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो कैसे ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका के पूरे नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। ओके, western cordilleras of continent in the vast mountainous regions known as western cordilleras in the North America, which is spread from Alaska in north to Mexico in the south. Okay, अब ये नॉर्थ से साउथ तक पूरी लेंथ में एग्जिस्ट करते हैं। इन द ईस्ट लाइज रॉकी माउंटेन रेंजेस, ये जो ईस्ट है इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये ईस्ट में ये बता रहे हैं कि हमें ईस्ट पोर्शन में मिलेंगे रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा सियरा नेवेडा इन द सेंट्रल एंड कोस्टल रेंजेस इन द वेस्टर्न एरिया। तो इसमें हमें बताया गया है कि सेंटर में आपको मिलेगा सियरा नेवेडा, आपको कोस्टल एरियाज में मिलेगा, कोस्टल एरियाज में आपको मिलेंगे, वेस्टर्न एरिया में आपको मिलेगा कोस्टल रेंज।
ये जो वेस्टर्न एरिया है यहाँ पर आपको मिलेगा कोस्टल रेंज, और आपको मिलेगा among these mountain ranges the inter mountain plateau great basin। ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है यहाँ पे आपको ग्रेट बेसिन मिलेंगे। इसको हम नेक्स्ट मैप में देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो मिल रहे हैं ये रॉकीज हैं, ये जो डार्क पोर्शन है। इधर आपको जो मिल रहे हैं ये आपको कोस्टल एरिया मिल रहा है, ये आपको ग्रेट बेसिन मिल रहा है जहाँ पे आपको ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं ये पूरे वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है, ये पूरा माउंटेन रेंज जो है। ठीक है, अब हम इसके बारे में अगली चीज पढ़ते हैं कि यहाँ पे आपको कोलोराडो प्लेटू मिलता है, द प्लेटू ऑफ कोलोराडो, जो लाई करता है साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन में। अभी हमने ग्रेट बेसिन देखा जो यहाँ पे आपको मिल रहा है सेंटर में। अब इसकी साउथ में यहाँ पे आपको कोलोराडो प्लेन मिलता है। इस कोलोराडो प्लेन की क्या खासियत है प्लेटू की, कि ये 1800 मीटर डीप यहाँ पे गॉर्जेस है कुछ प्लेसेस। गॉर्जेस क्या होती है, गॉर्जेस आर इस सकरी खाई जैसा होता है। मतलब खाई कैसी होती है, खाई एकदम ऊंची माउंटेन से डीप वैली होती है ना। तो उस डीप वैली में अगर आप बहुत स्टीप स्लोप रख देंगे एकदम सीधा, अगर आप यूं की जगह यूं सीधा रख देंगे किसी माउंटेन की स्लोप को तो वो एक गॉर्ज बना देगी। तो 1800 मीटर इसकी हाइट है, डेप्थ कह सकते हैं उसको। ठीक है, सो दे आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी डीप गॉर्जेस, वेरी लॉन्ग एंड वेरी डीप। वॉल लाइक कैसा, एकदम स्ट्रेट। इसको हम कैनियंस कहते हैं। ठीक है, कैनियन ऑफ द कैनियन ऑफ कोलोराडो is the largest of its kind and is famous all over the world for the natural beauty। अब आप देखिए, आपको लिखने के हिसाब से दो डेफिनेशन दी गई हैं, एक है आपके कॉर्डिलेरास की और एक है कैनियंस की। तो कॉर्डिलेरास क्या है, दे आर सच माउंटेन रेंजेस विच हैव मेनी माउंटेन रेंजेस एंड आर स्प्रेड पैरेलल टू ईच अदर। इसमें आपको खूब सारी माउंटेन रेंज दिख रही है, जैसे ये एक रेंज बनाई हमने, इसके पैरेलल आपको सेकेंड रेंज भी दिख रही है, इसके पैरेलल आपको एक थर्ड रेंज भी दिख रही है। तो ये सब पैरेलल भी हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे बहुत सारी रेंजेस भी हैं। तो ये हो गए आपके कॉर्डिलेरास। और कैनियन क्या है, तो दिस लैंडफॉर्म इज स्टीप स्लोप, नैरो एंड डीप गॉर्ज। It is very long and deep gorge with the wall-like sides and are known as canyons, and in its bottom flows Colorado River। तो ये हमें कोलोराडो प्लेटू के कैनियन के बारे में डेफिनेशन दिया गया है कि ये क्या है। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैव मेनी एक्टिव वॉल्केनोज। तो हमें बताया गया है कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो है उसमें बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। तो ये हम इस मैप के थ्रू देखते हैं। इसमें मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, ये जो हमारे वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है इसमें आपको एक्टिव वॉल्केनोज मिल जाते हैं। इसके अलावा हाईएस्ट पीक वेस्टर्न कॉर्डिलेरास का है माउंट मैकिनली। हाईएस्ट पीक ऑफ कॉर्डिलेरास इज माउंट मैकिनली। It is in Alaska and its height is 6,194 meters, okay, above the sea level. Among these mountain ranges is the central part which lies the lowest place of the continent is known as Death Valley। इसमें आपको हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट की बात बताइए कि अलास्का में आपको सबसे हाईएस्ट पॉइंट का 6,194 मीटर्स का माउंट मैकिनली मिलता है, और आपको सबसे लोएस्ट हाइट वाली जो प्लेस है वो मिलती है डेथ वैली। डेथ वैली की हाइट कितनी है, सिर्फ 86 मीटर अबव द सी लेवल। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका राइज इन द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। अब ये आप देखिए कि ये बहुत बेसिक सी बात हो गई कि अगर कोई माउंटेन है और यहाँ पे स्लोप है तो आप बताइए रिवर यहाँ से यहाँ जाएगी या यहाँ से यहाँ आएगी नीचे। बट ऑब्वियस है कि रिवर हाइट से लो हाइट पे फ्लो करेगी। सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हमारे अमेरिका में कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से, और यहाँ से इस प्रकार से बहती है। ठीक है, सो अगर ये आप देख सकते हैं कि ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये लाइंस दिख रही हैं 1 2 3
ये सब लाइंस जो हैं ये सब हमारी रिवर्स हैं अमेरिका की। ये सब रिवर्स जो हैं ये फ्लो करती हैं कहाँ से, कॉर्डिलेरा से टुवर्ड्स प्लेटू एंड देन टुवर्ड्स कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि ईस्टर्न हाईलैंड्स में आपको क्या मिलता है। ईस्टर्न हाईलैंड्स इंक्लूड अपैलेशियन माउंटेन्स and their extension. In the east there is Labrador Plateau and in the southeast lies the Plateau of Appalachian. आपको ईस्ट में क्या मिलेगा, लैब्राडोर प्लेटू मिलेगा आपको ईस्ट में। यहाँ पर आपको ईस्ट में ये प्लेटू ऑफ लैब्राडोर दिख रहा है ना। साउथ में आपको क्या मिलेगा, साउथ में आपको मिलेगा प्लेटू ऑफ अपैलेशियन विच इज द एक्सटेंशन। ये आपको प्लेटू ऑफ अपैलेशियन मिलेगा यहाँ पे अपैलेशियन माउंटेन्स है। नेक्स्ट, द हाइट इज बिटवीन 450 टू 2000 मीटर। अपैलेशियन माउंटेन्स की हाइट कितनी है, 450 मीटर से 2000 मीटर। द एंशियंट प्लेटू ऑफ द अपैलेशियंस आर डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे आपको अपैलेशियन माउंटेन्स जो है ये काफी एंशियंट है और यहाँ पर आपको खूब सारे मिनरल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट चैप्टर में आप जब देखेंगे इसके इकोनॉमिक फीचर्स तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर हमें आयरन मिलता है, यहाँ पे हमें कोल मिलता है, यहाँ पे हमको काफी अदर मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। So there are several minerals in large quantities are found in this plateau. These mountains are much older than the western Cordilleras. अगर हम कंसिडर करें कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरास और अपैलेशियन माउंटेन्स जो अमेरिका के वेस्ट और ईस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें जो अपैलेशियन माउंटेन्स हैं वो काफी पहले बन चुके थे और वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो है वो काफी बाद में फॉर्म हुए हैं। जैसे कि आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि माउंटेन स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, तो कोई पहाड़ कब बना, क्यों बना, उसके रीजंस जो है ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स कैसे हैं अमेरिका के। तो ये नॉर्थ अमेरिका है, इसका ये जो सेंट्रल पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ग्रेट सेंट्रल प्लेन मिलते हैं, प्लेन एरिया है यहाँ पे। तो ये लाई करता है आपके वेस्टर्न कॉर्डिलेरास के बीच में, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास के और ईस्टर्न हाईलैंड्स के बीच में। तो इसका एक शेप भी बड़े ट्रायंगल के रूप में है। ये देखिए, ये जो है ये आपको पूरा एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगा इसका। ये आपको एक ट्रायंगुलर शेप मिल रहा है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न कॉर्डिलेरास दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिवर्स मिल जाएंगी। रिवर्स कैसी, मैकेंजी which is while the central and south part is vast, low and flat river basin of Missouri, Mississippi. यहाँ पे आपको important rivers कौन कौन से मिल रही हैं, रिवर मैकेंजी, रिवर मिसूरी और रिवर मिसिसिपी। दिस रिवर हैज फर्टाइल सॉइल। कोई भी रिवर जो रहती है वो अपने साथ काफी सारा इरोजन करके लाती है माउंटेन से। तो इरोजन से क्या होता है, वो फ्रेश मिट्टी लेके आती है, तो क्या होता है सॉइल को बहुत फर्टाइल बना देती है। So this river basin makes the soil very fertile. This triangular like plain is called as prairie plain. अब आप नेक्स्ट चैप्टर में फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो प्लेन्स हैं ये प्रेरीज के प्लेन्स कहलाते हैं। These plains are very fertile. एक मिनट, स्लाइड जरा, this slide we were reading. नेक्स्ट चीज है कि कैनेडियन शील्ड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। कैनेडियन शील्ड, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कैनेडियन शील्ड। ये जो हम पूरा येलो पोर्शन देख रहे हैं जिसमें मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ये यहाँ पे आपको कैनेडियन शील्ड दिखता है। ये हमारे नॉर्थ अमेरिका का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट है जो पहले से फॉर्म था। ओके, So इसमें आप देख सकते हैं कि the Canadian Shield is surrounded by Hudson Bay from all the sides. There are many lakes in the area. South of them are Superior, Michigan, Huron, Erie and Ontario. ये क्या है, ये लेक्स के नाम दिए हैं आपको जो फ्रेश वाटर की लेक्स है। फ्रेश वाटर की लेक्स मतलब क्या, जो लेक्स में सॉल्ट वाटर नहीं है, जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज से बनी है। ओके, तो ये मैप आप देखिए, इसमें आपको दिख रही हैं रिवर्स,
ये आपको यहाँ पे आपको बे ऑफ हडसन दिख रहा है ऊपर कैनेडियन शील्ड के ऊपर, और नीचे आपको लेक्स दिख रही हैं सुपीरियर, ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरॉन और ईरी। ये 5 लेक हो गई। इसमें फेमस सेंट लॉरेंस रिवर जो है ये इन सारी लेक्स को सी से लिंक करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। द एंटायर लैंड डिसेंडिंग स्लोप स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसमें जो हमारा स्लोप है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ स्लोप इस प्रकार है, और ये सारी रिवर जो है ये फ्लो करती हैं आपके लेक्स की तरफ से ओशन की तरफ। तो ये लेक से आपका सारा पानी यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर ऐसे ओशन में लेके जाते हैं। अब हम इसके इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार ओशन करंट्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। So the Rocky Mountain ranges in the main water divider in North America where the flow of river divert in different directions. तो रॉकी माउंटेन्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो वाटर डिवाइडर के रूप में एक्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, और उससे रिवर्स का जो फ्लो है वो डाइवर्ट हो जाता है अलग अलग डायरेक्शन से। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो रॉकी माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं वेस्ट की तरफ, ये रॉकी माउंटेन से जितना भी आपको ब्राउन पार्ट दिख रहा है, तो इन माउंटेन्स के कारण क्या होता है कि कुछ रिवर्स जो है वो इस साइड बहने लगती हैं और कुछ रिवर्स जो है वो इस साइड बहने लगती हैं, राइट और लेफ्ट में। तो अब जैसे इसमें आप देखिए कि पैसिफिक ओशन करंट इन द वेस्ट, तो पैसिफिक ओशन करंट क्या है, यूकॉन, कोलंबिया, फ्रेजर, कोलोराडो रिवर, ये 4 रिवर्स जो हैं ये फ्लो करती है हमारी यहाँ यूकॉन, कोलंबिया, फ्रेजर और कोलोराडो। ये 4 रिवर हमारी वेस्ट साइड पे फ्लो करती है। और अटलांटिक ओशन की तरफ कौन सी रिवर फ्लो करती है, अटलांटिक ओशन की तरफ जाती है लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसूरी, रियो। इसमें मिसिसिपी जो है ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है गल्फ ऑफ मेक्सिको में। कहाँ पर, इस मैप में हम देखते हैं, इसको 1 मिनट हम फिर से इरेज कर देते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए। हाँ, इसमें हमने 5 रिवर्स के नाम पढ़े, लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसूरी, रियो। अब इनको हम मार्क करते हैं, ये आपकी लॉरेंस रिवर, ये आपकी मिसिसिपी रिवर, ये मिसूरी रिवर और ये रियो। तो ये जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म कर रही है, तो ये डेल्टा कहाँ पर फॉर्म कर रही है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये है आपकी कौन सी रिवर, मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर फॉर्म्स ग्रेट डेल्टा इन द माउथ एंड देन फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ मेक्सिको। अब आर्कटिक ओशन में भी कुछ रिवर जा रही हैं, तो ये कौन सी रिवर है, इसमें आपको मिलेगी मैकेंजी रिवर, चर्चिल रिवर, नेल्सन रिवर। यहाँ पे आर्कटिक ओशन में अगर कुछ नदियाँ जा रही हैं जैसे कि यहाँ से ऊपर तरफ, तो यहाँ पे आपको कुछ नदियाँ मिल जाएंगी, यहाँ मैकेंजी, यहाँ पे चर्चिल और यहाँ पे नेस्ले। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्लाइमेट कैसा है। इसके क्लाइमेट में आप देखिए कि 4 फैक्टर्स जो है नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। एक तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सपांशन कितना है कॉन्टिनेंट का, लैटिट्यूड के साइज से बहुत फर्क पड़ता है किसी कॉन्टिनेंट में। मान लीजिए कि कोई छोटा सा आइलैंड है, अब इस आइलैंड के आसपास सी है, तो जो सी का क्लाइमेट रहेगा वैसे ही उस आइलैंड का इम्पैक्ट होगा। पर मान लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ी सी कॉन्टिनेंट है जैसे कि हमारा इंडिया, तो आपको इंडिया में साउथ में बहुत अलग क्लाइमेट दिखता है, और ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ में आपको बहुत अलग क्लाइमेट दिखता है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ के ऊपर लैंड है, तो लैंड का जितना इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट आपको इंडिया के नॉर्थ में दिखता है, वाइल साउथ में आपको 3 साइड से सी कनेक्टेड है, तो सी का जितना इम्पैक्ट होता है वो आपको साउथ में दिखता है। तो 4 फैक्टर्स जो नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं वो है लैटिट्यूडनल एक्सपांशन, सरफेस डाइवर्सिटी, परमानेंट विंड और करंट। करंट क्या है इसमें, करंट मतलब ओशन करंट, ओशन का जो लैंड की तरफ इंटरेक्शन होता है उसको कहते हैं ओशन करंट।
तो लैटिट्यूडनल एक्सपांशन क्या है अमेरिका का? नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिक्स इन द साउथ टू सब ट्रॉपिकल इन द सेंट्रल एंड साउथ टू द आर्कटिक इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ अमेरिका हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका हम फर्स्ट मैप से देखते हैं इसके। नॉर्थ अमेरिका आपको मिलेगा, शुरुआत इसकी ट्रॉपिक्स से होती है और ये सेंटर में सब ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है ये यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्थ में ये पोलर रीजन तक जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कितना क्लाइमेट चेंज आ रहा है। यहाँ पर आपको बहुत गर्मी मिलेगी इन जगह, बीच में आपको मिलेगा कि मिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। और अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे, एक्सट्रीम नॉर्थ, तो यहाँ पे आपको बहुत ठंडा प्रदेश मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं ऊपर? एस्किमोस। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि साउथ ऑफ एक मिनट, हाँ, ये सेम चीज आप देखिए क्या लिखी है। सेंट्रल पार्ट में आपको रिलेटिवली हॉट क्लाइमेट मिलेगा और कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा आपको नॉर्थ पार्ट में। इट इज अ वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ क्लाइमेट्स। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज इन द टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन, इसमें आपको तीन रीजन्स जो दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन। ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिकल जोन। मोस्ट ऑफ द अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज इन टेम्परेट जोन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको जो दिख रहा है ये टेम्परेट जोन दिख रहा है आपको। और यहाँ 60 डिग्री से ऊपर जो आपको दिख रहा है ये सारा पोर्शन जो है ये आपका सारा है कोल्ड पोलर जोन, जिसके बारे में अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेकेंड चीज हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ सरफेस डाइवर्सिटी क्या होता है। तो वेस्टर्न कॉर्डियर्स जो है वो वेस्टर्न विंड्स को रोकते हैं, उस कारण से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कभी भी कोई पहाड़ जो है, जब अगर इससे ये विंड्स टकराती हैं तो इस कारण क्या होगा कि ये जितना भी मॉइस्चर कैरी कर रही है उसके कारण यहाँ पे रेन हो जाएगी। तो यहाँ पे रेन होने लगेगी ये क्लाउड्स में से। तो यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका के वेस्टर्न साइड पर रेन्स होने लगती है उसके। भाई जो ईस्टर्न स्लाइड है, ईस्टर्न स्लोप जो है उस पर रेन नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे कोई माउंटेन है, अब इससे अगर एक क्लाउड टकरा रहा है तो ये सारी रेन इधर ही कर देगा। उसके बाद जब ये इस साइड जाएगा, इस साइड वो रेन नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होता है कि ईस्ट स्लोप जो है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेन शैडो जोन कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। That is why the plains of prairie receive very less rain। तो जो सेंट्रल पार्ट हमने देखा, सेंट्रल पार्ट यहाँ पे प्रेरीज जो है इसमें काफी कम रेंज होती है कंपेयर टू ये वेस्टर्न पार्ट में, क्योंकि सारी रेंज यही हो जाती है पहले। जस्ट एक्सक्यूज मी। ओके, so next we move is the rain increases gradually towards the west. In the north of the continent it rains from in the form of snowfall। अब ये देखिए, ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है हमारा नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पर पोलर क्लाइमेट है। तो यहाँ पर किस प्रकार की रेंज होंगी? ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें आपको मिलेंगी स्नोफॉल। जब भी हम पहाड़ी पर जाते हैं किसी, या फिर हम काफी ठंडे एरिया में जाते हैं, तो क्या आपको वहाँ पे बारिश दिखेगी? बारिश नहीं दिखेगी, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? बर्फ गिरती। जब आप जैसे आप जम्मू कश्मीर में कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ बर्फ गिरती। वहाँ नॉर्मल रेंज कम होते हैं, वहाँ पे बर्फ ज्यादा गिरती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो जितनी भी बारिश की बूंदें रहती है वो बर्फ में चेंज हो जाती है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ परमानेंट विंड्स क्या होता है। परमानेंट विंड्स जो है, जैसे कि अब ये देखिए, वेस्टर्न कॉर्डियराज और हाईलैंड्स इन द ईस्ट both extending from the north to south have very vast plain। The polar wind from north in winter and the hot summer winds from south affect the vast plains। इसका क्या मतलब है कि जो मैं इसको अमेरिका के मैप पर से आपको समझाता हूँ। अब आप देखिए इसमें कि यहाँ से ये बता रहे हैं कि पोलर विंड्स जो आ रही हैं नॉर्थ से, ये ऊपर से जो विंड्स आ रही हैं यहाँ से, पोलर विंड्स इनको कहते हैं। और ये जो साउथ से विंड्स आ रही है, ये जब आपस में दो हवा टकराएंगी, ऊपर से ये विंड आई और नीचे से ये विंड आई, तो जब ये विंड्स
इंटरैक्ट करती है एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट चेंज होता है। इस क्लाइमेट चेंज के बारे में अब यहाँ देखिए क्या होता है, परमानेंट विंड्स का किस प्रकार से इफेक्ट होता है। When these two winds, polar winds from the north in the winter and hot summer winds from the south affect the vast plains, तो क्या होता है कि ठंड के मौसम में ऊपर से जो ठंडी हवा आती है उससे बहुत ठंड पड़ने लगती है, और जब साउथ से हवा जाने लगती है गर्मियों के मौसम में तो यहाँ पे गर्मियाँ होने लगती है। ओके, so the trade winds and the northwestern coastal falls in the region of west at least. These parts therefore receive heavy rains. जब साउथ से विंड आती है तो साउथ से विंड्स क्या करती हैं, रेन्स लेके आती हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया रहता है तो वहां से बहुत ज्यादा नमी लेके आती है। पर सेम अगर वो नॉर्थ से आती हैं तो क्या लाती हैं, स्नोफॉल, रेनफॉल नहीं होता उसमें। ओके, सो दिस ब्रिंग्स विंटर रेन्स इन कैलिफोर्निया। The monsoon winds affect the Mexican region. Therefore, it receives rains in summer. ये जो मैक्सिकन रीजन आपको दिख रहा है, ये मेक्सिको लिखा है यहाँ पे, ये जो कंट्री है यहाँ पे ये लाई करती है मेक्सिको। तो यहाँ पर जो विंड्स आती है ये साउथ से ऐसी आती हैं विंड्स, तो ये विंड्स क्या करती हैं, यहाँ पर हमारे इंडिया जैसा मॉनसून लेके आती है। और जब ये नॉर्थ से विंड्स आती है यहाँ से, तो ये क्या करती हैं, ये स्नोफॉल लेके आती हैं विंटर में कैलिफोर्निया में। ओके, द ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ करंट क्या होते हैं। करंट्स क्या होते हैं, करंट्स होते हैं ओशन के जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं करंट। तो द हॉट एंड कोल्ड करंट्स फ्लोइंग नियर कोस्ट अफेक्ट द क्लाइमेट मोस्टली। जो हमारा कोस्टल किनारा है, ये कोस्ट है, जैसे ये लैंड है, अब नॉर्थ अमेरिका है ये, और ये आपको दिख रहा है जो साइड में ये सारा कोस्ट है, तो यहाँ से जो इंटरैक्शन होगा उसको हम कहते हैं करंट। ओके, तो अब आप इसमें देखिए कौन कौन से करंट लिखे हैं। इसमें लिखा है आपको गल्फ स्ट्रीम विच फ्लोज अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। गल्फ स्ट्रीम। सेकेंड आपको दिखेगा अलास्का करंट which flows from the northwest. Because of the effect of these currents, the temperature near the coast does not dip very low and they receive some rain also. The cold Labrador current passes by the northeastern part and the California current flows along the southwestern part. They make the climate of these coastal regions extremely cold near the Newfoundland. अब हम इसको मैप पे देखते हैं कि ये किस प्रकार से करंट्स के बारे में मेंशन किया गया है। अब हम देखते हैं, इसमें हमें 4 करंट्स बताए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए हमको जो 4 करंट्स बताए हैं इसमें आपको बताया गया है, एक यहाँ पर गल्फ में आपको दिखती है, ये गल्फ स्ट्रीम है, एक ये फ्लो यूं आता है और यहाँ से ये यूं जो जा रहा है ये हमारी गल्फ स्ट्रीम है। ओके, सेकेंड आपको बताया है लैब्राडोर करंट, ये जो आपको नॉर्थ से यूं आता है फ्लो करंट का, ये है लैब्राडोर करंट। बाकी दो आपको कौन से बताए हैं, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर करंट, अलास्का करंट और कैलिफोर्निया करंट। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर है आपका अलास्का, तो अलास्का का जो ये पोर्शन है यहाँ पे आपको मिलता है अलास्का करंट, और यहाँ पे आपका है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में आपको क्या मिलता है, कैलिफोर्निया करंट। इसके बारे में हमको क्या दिया गया है कि दे फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्टर्न पार्ट, दे मेक द क्लाइमेट ऑफ दीज कोस्टल रीजन्स एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ पे आप देखिए कि अलास्का कैसा है, हाइट वाला एरिया है, यहाँ आपको ठंडे पहाड़ मिलते हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ से जो विंड आती है, वहाँ से विंड जो आती है वो हमेशा ठंडा रखती है, तो यहाँ का क्लाइमेट ठंडा हो जाता है। और यहाँ आप देखिए ये जो है ये ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पर इक्वेटर है, तो यहाँ से जो विंड आती है ऊपर की तरफ, तो ये ओशन के करंट्स को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो ये एरिया जो है ये करंट्स हमेशा इन एरियाज को वार्म रखते हैं, तो यहाँ पर ये हमेशा रेंज कराते हैं। नियर द न्यू फाउंडलैंड, ये देखिए नियर द न्यू फाउंडलैंड
The cold and the hot current meet and this area remains covered with dense fog. In these conditions navigation becomes very difficult. तो आपको मैं बताता हूँ न्यू फाउंडलैंड किसको कहते हैं। न्यू फाउंडलैंड आप देखिए, ये जो एरिया है ये आपको आइलैंड दिख रहा है छोटा सा, ये कहलाता है न्यू फाउंडलैंड। तो यहाँ पर क्या होता है, दो करंट आते हैं। एक आपको दिख रहा है ये ऊपर से जो आ रहा है ये है लैब्राडोर करंट, और आप एक ये देखिए एक जो नीचे से ये आ रहा है ये है गल्फ स्ट्रीम। ओके, सो क्या होता है, अब आप देखिए अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट करा हो कि आप बर्फ पर गर्म पानी डालेंगे तो धुआं हो जाएगा, धुआं मतलब कोहरा हो जाएगा थोड़ा सा उसके सामने। या फिर आपने कभी ठंडे कांच पे अ, भाप लगा के देखे हो मुंह से ऐसा कोहरा करके, और उस पर कुछ लिखने की कोशिश की हो बस के खिड़की में या दरवाजे पर, तो क्या होता है कि गर्म और ठंडी सरफेस जब इंटरैक्ट करती है तो वहाँ पे धुंध हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये जो न्यू फाउंडलैंड का एरिया है, इस पूरे एरिया में क्या होता है, दो करंट्स मिलते हैं, एक ठंडा और एक गर्म, तो उससे हमें कोहरा छा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में। अब इसमें हमें बताया गया है कि अमेरिका में किस प्रकार से रेनफॉल होती है। तो कॉन्टिनेंट रिसीव्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग समर, समर के दौरान मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होता है। There are three western regions which get heavy rainfall: the inland due to effect of trade winds, in Central America and South area due to closeness of Gulf Stream, and due to westerly winds on the western coast of British Columbia. अब इसमें हमें बताया गया है कि तीन एरिया जो है इसमें तीन अलग अलग कारणों से विंड होती है, विंड नहीं रेन होती है, सॉरी। हाँ, ये जो वेस्टर्न रीजन है अभी हमने इसमें पढ़ा था कि माउंटेन के कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी विंड जो है रेन करा देती है। तो ये है हमारे वेस्टर्न रीजन में कैसा रेन होता है, माउंटेन के कारण। यहाँ से आपने जो यहाँ पे अभी गल्फ स्ट्रीम पढ़ा, ये जो गल्फ का करंट बह रहा है ये क्या करता है, यहाँ से मॉइस्ट विंड लेके कैरी करके आता है, तो ऊपर जब जाता है और लैंड से टकराता है तो यहाँ पे हमें मॉइस्चर के कारण इक्वेटोरियल विंड से का रेनफॉल मिलता है। और यहाँ से ऊपर से जो करंट आ रहा है ये क्या करता है, ये ठंडी विंड्स के कारण स्नोफॉल कराता है, तो वो भी एक प्रकार का रेन है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि एज वी प्रोसीड फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू द वेस्टर्न एरियाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बिकम्स वेरी लो। क्या बोल रहे हैं इसमें कि ईस्ट कोस्ट से वेस्टर्न एरिया की तरफ जब हम जाते हैं तो रेनफॉल में कमी देखी जाती है। The Arizona desert in southwest of the United States has very scanty rainfall. अब इसमें जो हम ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट मतलब किधर दिख रहा है आपको, ईस्ट कोस्ट है हमारा ये साइड, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रेनफॉल दिखता है। और यहाँ से जब आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको रेनफॉल कम दिखने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है जब, उसके बाद यहाँ पे फिर थोड़ा सा रेनफॉल कम होता है, फिर उसके बाद और कम रेनफॉल होता है। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, जैसे कि मैं इसको हाइलाइटर से मार्क कर देता हूँ, ये मार्क किया हुआ है आपके इसमें, ये रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, हैवी रेन इन विंटर। यहाँ पे आपको जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे हैवी रेन होता है, उसके बाद यहाँ पे जो है यह रेनफॉल कम हो जाता है, यहाँ और कम हो जाता है, और ये जो लाइट पोर्शन मार्क है यहाँ पे आपको बहुत कम रेन दिखती है। तो यहाँ पे उसने बताया हमें कौन सी जगह है, एरिजोना, यहाँ पे आपको मिलते हैं एरिजोना डेजर्ट इन द साउथ वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। अब हम इसके बारे में लास्ट देखते हैं कि यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसी है। तो क्लाइमेट और फिजिकल फीचर्स हैव द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट का और फिजिकल फीचर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है नेचुरल वेजिटेशन, एज द ओरिजिन एंड द ग्रोथ बोथ डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। क्यों, इन फीचर्स क्लाइमेट और फिजिकल फीचर्स का इम्पैक्ट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके कारण किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट और ओरिजिन जो है वो डिपेंड करता है। नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट वेयर बारिंग मेडिटेरियन वेजिटेशन ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ वर्ल्ड आर फाउंड। इसमें हमें बताया गया है कि मेडिटेरियन वेजिटेशन जो है
मेडिटेरेनियन वेजिटेशन छोड़ के बाकी सभी प्रकार के वेजिटेशन आपको नॉर्थ अमेरिका में मिल जाते हैं. Due to diversity in the climate and uneven distribution of rainfall, diversity is witnessed in vegetations also. North America is rich in forest wealth. अब आप देखिए कि नॉर्थ अमेरिका में हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखती है. जैसे यहाँ पे आपको हैवी रेनफॉल दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको लाइट रेनफॉल दिख रहा है, यहाँ पर आपको वेरी हैवी रेनफॉल दिख रहा है, यहाँ पे आपको वेरी लाइट रेनफॉल दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है, हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखती है. जैसे हमारे इंडिया में आपको कैसे दिखता है, राजस्थान में आपको बहुत अलग टाइप का क्लाइमेट दिखता है ना. साउथ में आप जाएंगे तो आपको बहुत अलग टाइप का क्लाइमेट दिखेगा. नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे, उत्तराखंड में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर स्नोफॉल दिखेगा, वहाँ अलग प्रकार के जानवर दिखेंगे, अलग प्रकार के ट्रीज दिखेंगे. वैसे ही आप सेंट्रल, आप जहाँ पे रहते हैं अभी, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक अलग ही प्रकार का क्लाइमेट दिखेगा, वहाँ अलग ट्रीज दिखेंगे, वहाँ अलग एनिमल्स दिखेंगे. तो इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में भी आपको बहुत सारा वेजिटेशन में डाइवर्सिटी दिखती है. तो द डिस्टेंट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ टुंड्रा रीजन रिमेन कवर्ड विथ स्नो फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ द ईयर. अब यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे हमें हमेशा ठंडा प्रदेश जो है, इस पोर्शन में आपको मिलता है टुंड्रा वेजिटेशन. कौन सा वेजिटेशन? टुंड्रा वेजिटेशन, जो हमेशा कवर्ड रहता है स्नो से. ओनली फॉर फ्यू वीक्स देयर इज माइल्ड समर. कुछ ही मौसम के लिए, कुछ ही टाइम में साल के आपको माइल्ड समर्स मिलते हैं. उसके बाद मोस्टली द लैंड इज कवर्ड अंडर स्नो सो बिग ट्रीज कैन नॉट ग्रो. यहाँ पे मोस्टली जो है लैंड पे बर्फ जमी रहती है, तो जब बर्फ जमी रहती है तो वहाँ पे नए ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते. द टुंड्रा वेजिटेशन which includes moss, lichens, small shrubs, small flower bearing plants and few varieties of grass grow here. अब इसमें देखिए आपको टुंड्रा वेजिटेशन का रीजन बताया. ये जो पिंक मार्क रीजन है, ये है हमारा टुंड्रा वेजिटेशन. तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं मॉसेस, लाइकेन, स्मॉल श्रब्स, स्मॉल फ्लावर बियरिंग प्लांट्स एंड फ्यू टाइप्स ऑफ ग्रासेस. यहाँ पे आपको कुछ ग्रासेस भी दिखती हैं, श्रब्स दिखते हैं. श्रब कैसे, श्रब हम किसको कहते हैं, जैसे गुलाब, इसको श्रब कहा जाता है. कुछ मॉसेस रहती है. मॉस मतलब आपने काई देखी होगी कि पानी किनारे, अगर नदी किनारे आपको ग्रीन छोटी छोटी घास दिखती है, वो काई, वो मॉसेस होती है. ओके. द एंटायर एरिया लुक स्नो कवर्ड एंड बैरन. बैरन मतलब क्या होता है, बैरन मतलब बंजर एक तरीके से. स्नो कवर्ड दिखता है आपको क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ फैली हुई रहती है. तो बैरन इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुछ उगता नहीं. द एनिमल्स विच आर फाउंड हेयर आर रेनडियर एंड नोन एज कामधेनु और एस्किमोस. जैसे कि हमारे यहाँ गाय को हम कामधेनु कहते हैं, वैसे ही रेनडियर को कामधेनु ऑफ एस्किमो कहा जाता है. अब आप देखिए साउथ ऑफ टुंड्रा रीजन, ये टुंड्रा रीजन जो है, इसके साउथ में आपको क्या दिखता है, साउथ ऑफ टुंड्रा wide stretch of east to west experience very cold winter and summer in normal. In this entire region the coniferous belt is found. यहाँ से जो साउथ है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि वेरी कोल्ड विंटर पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर से ठंडी हवा आती है और नीचे से जो गर्म हवा आती है उससे बहुत गर्मी भी पड़ती है. तो गर्मी में बहुत हॉट समर्स होते हैं, सॉरी, ठंड में बहुत कोल्ड विंटर्स होते हैं और गर्मियों में ठंड के इम्पैक्ट के कारण लाइट समर्स होते हैं. द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज stoop low and conical in shape. ट्रीज कैसे होते हैं, आपको इस प्रकार के क्रिसमस ट्री जैसा देखा होगा आपने, ये ट्रीज इस प्रकार के होते हैं यहाँ पर. एंड इससे हम क्या करते हैं कि ये सीधी लकड़ी मिलती है आपको, तो स्ट्रेट बार्क के कारण इनको कट करके इनके लॉग्स बना के फिर ये लकड़ी बेची जाती है, ताकि हम इसका यूज कर सकें जलाने में या फिर और किसी पर्पज में, फर्नीचर मेकिंग में. इस प्रकार से बहुत सारे फर्नीचर यूजेस हैं इन coniferous forest के ट्रीज के. heavy snowfall occurs here. Top of the trees which are cone shaped does not hold the snow and it falls on the earth and the branches are stooped. जब इस पेड़ पे स्नोफॉल होने लगेगा तो क्या होगा कि इसका जो स्लोप है,
स्लोप के कारण सारी स्नो नीचे गिर जाती है और इन पेड़ों पर बर्फ जम नहीं पाती। एंड सो द वुड पीपल हु वर्क इन द फॉरेस्ट एंड कट ट्रीज आर कॉल्ड एज लंबरजैक्स। जो लोग यहाँ पर रहते हैं और इन पेड़ों के ट्रीज को जो कट करते हैं उनको कहते हैं लंबरजैक्स इन कनाडा। दे कट ट्रीज इन विंटर, ठंड में ये लोग क्या करते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं। दे पुट द लॉग्स ऑफ द वुड ऑन द स्नो कवर्ड रिवर्स एंड व्हेन द स्नो ऑफ द रिवर मेल्ट इन समर द लॉग्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड। ये क्या करते हैं, ठंड में जब नदी जम जाती है तो उसके ऊपर लॉग्स को काट के, लॉग्स मतलब क्या, लकड़ी, लकड़ी को काट के रख देते हैं और फिर जब बर्फ मेल्ट होती है तो रिवर के साथ लॉग्स भी नीचे बह के चले जाते हैं। एंड सो द वुड्स रीच द वर्कशॉप विदाउट लेबर। तो इनके लिए इनको कोई लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई खर्चा नहीं होता और लॉग्स अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कंटेन ट्रीज लाइक, कौन कौन से पेड़ मिलते हैं आपको यहाँ पे, चीर, लार्च, स्प्रूस एंड फर। ये 4 प्रकार के पेड़ आपको यहाँ पे मिलते हैं। The woods of these trees, these are forests, are very soft and they are used for pulp for paper and furniture। जैसे कि अभी हमने बात करी कि फर्नीचर बनाने में और अदर चीज़ों में ये काम आते हैं, उस प्रकार से एक और इसमें क्या काम आता है, पल्प में। पल्प किसके लिए, पेपर बनाने के लिए। The wood cutting therefore is very advanced business in Canada। कनाडा में क्या है, एडवांस एक बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वुड कटिंग। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पेड़ इस प्रकार के पाए जाते हैं। These forests have wildlife in like beaver, polar bear, fox, bulls, rabbits and stags। यहाँ पे आपको कौन से जानवर मिल रहे हैं, बीवर, पोलर बियर, फॉक्स, लोमड़ी मतलब, वुल्फ मतलब भेड़िया, रैबिट्स और स्टैग्स, स्टैग्स मतलब डियर, एक प्रकार का डियर, बारहसिंगा जिसको हम हमारे यहाँ कहते हैं। द सेंट्रल लैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट where rain is very scarce and winter is very cold and distant areas have plains of grass without trees and these areas are known as prairies। अब इसमें प्रेरीज के बारे में आपको बताया है कि प्रेरीज क्या है, सेंट्रल लैंड कॉन्टिनेंट के, जहाँ पर आपको रेन बहुत कम मिलती है। प्रेरीज जो है सेंट्रल लैंड है जहाँ पर आपको काफी कम रेन, स्पार्स मतलब कम रेन मिलती है। और इसमें क्या है, आपको प्लेन रीजन मिलता है जहाँ पे आपको ग्रास के रीजन मिलते हैं और ट्रीज बहुत कम है वहाँ पर, विदाउट ट्रीज। These are known as prairies. These plains are very fertile, suitable for grazing and ideal for agriculture। इन प्लेन्स में फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर उपजाऊ बहुत है, यहाँ पर चराने का, गाय चराने का ये काम बहुत आसानी से होता है और यहाँ पे खेती अच्छे से की जा सकती है। Bisons roam in this group in the area। अमेरिका में एक प्रकार की गाय मिलती है, उसको हम कहते हैं बाइसन। तो बाइसन्स यहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजिंग, चरने के लिए गाय को बहुत सारी जगह मिलती है। अब आप यहाँ देखिए क्या दिया है, रेडवुड ट्री इन द वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज नोन एज द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेडवुड ट्री जो है यहाँ पे कैलिफोर्निया वैली में, ये बहुत टॉल मतलब टॉलेस्ट ट्री है दुनिया का और ये ओल्डेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, हैविंग द लार्जेस्ट ट्रंक। सेकेंड हमको दिया है कि साउथ वेस्ट ट्रॉपिकल वेजिटेशन फाउंड द एरिया रिसीव वेरी स्कैंटी रेनफॉल। जो साउथ वेस्ट ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, ये साउथ वेस्ट ट्रॉपिकल वेजिटेशन, यहाँ पे बहुत कम रेन होती है, तो यहाँ पे आपको जो वेजिटेशन मिलता है वो भी अलग है। कैसा वेजिटेशन मिलता है, थॉर्नी बुशेस एंड कैक्टस इन द एरिजोना डेजर्ट। और यहाँ पे आपको जानवर भी कैसे मिलते हैं, क्रॉलिंग क्रीचर्स। क्रॉलिंग क्रीचर्स मतलब कैसे, सांप, बिच्छू, इस प्रकार के जानवर जो क्रॉल करते हैं, जो रेंगते हैं। और पेड़ आपको किस प्रकार के मिलते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती तो वहाँ पे आपको कांटे वाले पेड़ मिलते हैं, जैसे कैक्टस मिलता है आपको वहाँ पे, जैसे कि आपको वहाँ पे बबूल के पेड़ जैसे होते हैं उस प्रकार के पेड़ मिलते हैं। ठीक है, द ईस्टर्न पार्ट हैज टेम्परेचर फॉर मिक्स्ड फॉरेस्ट। ईस्टर्न पार्ट में कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, मिक्स्ड फॉरेस्ट दिखते हैं, while the southern areas have temperate deciduous forest। जो साउथ वाला पोर्शन है, ईस्टर्न पोर्शन में आपको मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी कैसी हो रही है, हमने देखा था दो प्रकार से, यहाँ से नीचे से भी और यहाँ से ऊपर से भी। दो बारिश के कारण
मिक्स्ड इम्पैक्ट आता है तो फॉरेस्ट भी कैसे बन जाते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट। और जो सदर्न एरिया है, सदर्न एरिया में आपको किस प्रकार का टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिल रहे हैं। ओके, द वेस्टर्न सेंट्रल एरियाज हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। हियर ट्रीज कैसे मिलते हैं आपको, ओक, चेर, ऑलिव, रेडवुड, कॉर्क एंड juicy fruits grown in large number. The Valley of California is famous for fruit production. The bark of trees and leaves are thick, soft and white. The trees are thorny, which protect trees from drying up. कैलिफोर्निया वैली किधर है, कैलिफोर्निया वैली आपको मिलेगी यहाँ पर। कैलिफोर्निया वैली में क्या, यहाँ पे हम बहुत गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर क्या उगाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज। ओके, अब आप यहाँ पे कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को याद कीजिए। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट कैपिटल क्या है, मेक्सिको की मेक्सिको सिटी। क्यूबा की कैपिटल हवाना। ग्वाटामेला की कैपिटल ग्वाटामेला सिटी। निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ। हॉन्डुरस की कैपिटल टेगुइनगल्पा डीसी। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी। हाइटी की कैपिटल पोर्ट ए प्रिंस। जमाइका की कैपिटल किंगस्टन। कोस्टा रिका की कैपिटल सैन जॉर्ज। और डोमिनिक रिपब्लिक की कैपिटल सैन डोमिनिको। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग इसमें। ड्यू टू मीटिंग ऑफ विच करंट नियर न्यू फाउंडलैंड थिक फॉग डेवलप्स। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि क्या कौन से मीटिंग करंट के मीट होने से न्यू फाउंडलैंड में थिक फॉग क्रिएट हो जाता है, घना कोहरा बन जाता है न्यू फाउंडलैंड में। तो ऑप्शंस हमें दिए हैं गल्फ स्ट्रीम एंड अलास्का करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड कैलिफोर्निया करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर करंट एंड गल्फ लैब्राडोर करंट एंड अलास्का करंट। अब आप देखिए, हमने पढ़ा था यहाँ पर कि हमें कौन कौन से करंट मिलते हैं। यहाँ पे हमने न्यू फाउंडलैंड देखा था। अभी न्यू फाउंडलैंड में कौन से करंट आते हैं, यहाँ से आता है लैब्राडोर करंट। और यहाँ से कौन सा करंट आता है, गल्फ से गल्फ करंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लैब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम। तो इसका आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट इज नोन एज विंटर रेन। तो विंटर रेन किसको कहते हैं हम, कौन से क्लाइमेट को। इसके लिए हम वापस से अपनी स्लाइड पर जाते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि विंटर्स में रेन होती है कैलिफोर्निया में। दिस ब्रिंग्स विंटर रेन्स इन कैलिफोर्निया। कौन लाता है ये रेन्स, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मूव्स टुवर्ड्स द साउथ इन विंटर, द वेस्टर्लीज स्टार्ट ब्लोइंग ओवर द वेस्टर्न कैलिफोर्निया। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेजर्ट क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट। क्यों, क्योंकि ये हमारी विंटर रेंज लेके आ रही है। ठंड में जो रेंज आती है नॉर्दर्न क्लाइमेट के कारण, वो हमें टुंड्रा क्लाइमेट के कारण जो आती है वो है विंटर रेंज। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स। राइट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सपांस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमने सबसे फर्स्ट पेज पे इसके बारे में पढ़ा था। हमारे लैटिट्यूड क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया ये, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 80 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री वेस्ट से लेकर के 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसका आंसर हमने क्या पढ़ा था, माउंट मैकेंजी। ओके,
नेक्स्ट क्या है, राइट द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इसमें आपको ये 5 लेक के नाम लिखने हैं। कौन सी 5 लेक पढ़ी थी हमने नॉर्थ अमेरिका में? हमने ये 5 लेक के नाम पढ़े थे। सुपीरियर, पेज नंबर 121 पे देखिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which are the four continental ocean currents that influence the climate of North America? तो इसमें हमसे पूछा है कि 4 कॉन्टिनेंटल ओशन करंट्स जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो हमने 4 करंट कौन से पढ़े थे अभी? हमने इसमें 4 करंट पढ़े हैं जिनके नाम है, पेज 122 पे देखिए, इफेक्ट्स ऑफ करंट में। इसमें हमने 4 करंट पढ़े हैं। एक तो गल्फ स्ट्रीम, दूसरा हमने पढ़ा है इसमें अलास्का करंट, तीसरा हमने इसमें पढ़ा है लैब्राडोर करंट, और चौथा हमने इसमें पढ़ा है कैलिफोर्निया करंट। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट 2 क्वालिटीज ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो हम कोनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में क्या पढ़े थे अभी कि कोनिफेरस फॉरेस्ट आपको ब्रांचेस कैसी मिलती है ट्री की, यहाँ पे स्टूप लो एंड कोनिकल इन शेप। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हेवी स्नो में भी यहाँ के ट्रीज जो है इस पे से स्नो शेड हो जाती है, तो ये पेड़ हमेशा ग्रीन बने रहते हैं। तो ये 2 आप क्वालिटीज लिखेंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट नेम ऑफ 3 प्लेटूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड देयर लोकेशंस। तो हम इसमें नॉर्थ अमेरिका के 3 प्लेटू के नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे इसमें आप प्लेटू के? इसके लिए आप वापस पेज नंबर देखिए 120, पेज नंबर 120 पे आपको लिखेंगे 3 प्लेटू के नाम। इसमें आपको मिलेगा प्लेटू ऑफ कोलंबिया, सेकंड आपको मिलेगा प्लेटू ऑफ मेक्सिको, एंड थर्ड आपको मिलेगा प्लेटू ऑफ लैब्राडोर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, राइट द रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी इन द वेजिटेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में डाइवर्सिटी के रीजंस क्या मिलेंगे आपको? नॉर्थ अमेरिका में डाइवर्सिटी के रीजन मिलते हैं वास्टनेस ऑफ द कंट्री। तो ये आपको कहाँ पे दिया हुआ है, ये आप चेक करिए पेज नंबर 123 पर। पेज नंबर 123 पर आपको बताया गया है कि क्लाइमेट एंड फिजिकल फीचर्स हैव जायंट इन्फ्लुएंस ऑन नेचुरल वेजिटेशन व्हिच अफेक्ट द वेरिएशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आप देखिए क्या दिए हैं इसमें। इसमें हमें बताया गया है कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में किस प्रकार के ट्रीज होते हैं। तो वहाँ पर आपको मिलते हैं टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट। ओके, while in the southern portion you find temperate deciduous forest। ठीक है, अब आप इसमें ये फीचर भी लिख सकते हैं कि the bark of the trees are and the leaves are thick, soft and wide. The trees are thorny which protect the trees from drying up। okay, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the difference between cordilleras and canyons। इसके लिए आप सेकेंड पेज देखिए इस चैप्टर का। सेकेंड पेज हम देखते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 119 इस पर आपको यहाँ पे डेफिनेशंस दिखी है। ये दोनों डेफिनेशंस आपको एज इट इज लिखनी है। ओके, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।